हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से इंग्लिश स्पेशल टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं एचटेट की, तो उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके लिए। आप टीजीटी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसमें हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टीजीटी इंग्लिश वालों के लिए जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं 2 क्लास दे चुकी हूँ, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इंग्लिश टीजीटी स्पेशल के नाम से। और अभी मैं 131 से लेके आज 150 यानी कि 20 क्वेश्चन थर्ड क्लास में कराने वाली हूँ। 20 क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं और आज ये हमारे 60 क्वेश्चन 1 साल के पूरे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें करना। ये है चूज द मोस्ट सुटेबल एडवर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ हमें एडवर्ब को सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन सा एडवर्ब यहाँ पर सही बैठेगा। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर ये आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर 2021, 22 या 23 के होते हैं या 2018 के हों या 16 के, एक बात मैं यहाँ पर बता दूं, सब चीज़ स्टैटिक है, कुछ भी यहाँ पे करंट अफेयर्स का नहीं आता। बस क्वेश्चंस क्या है कि थोड़े थोड़े चेंज करके पूछ ले जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही है सब कुछ। तो मेन चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो उठ के देख के नहीं आता। तो आप बस क्या कीजिए, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिए, आप इन्हें एज अ मॉक टेस्ट समझ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ये है ही, और इस तरीके से ना आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी पकड़ आपके एग्जामिनेशन में, आपकी टाइमिंग स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल जैसे बच्चे पढ़ते हैं सेम टू सेम वैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इसको रिलेट कर पाएँ, आपको बहुत फ़ायदा हो पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ हमें एडवर्ब भरना है। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या है। वी शुड गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। ठीक है, हमें चाहिए क्या, चलती हुई ट्रेन से गेट डाउन, नीचे उतरना। तो यहाँ क्या आएगा, वी शुड नेवर या वी शुड समटाइम्स या वी शुड ऑफन या वी शुड एवर। तो देखो यहाँ तो कॉमन सेंस से इसका आंसर निकल रहा है कि आप चलती हुई ट्रेन से उतरना ही नहीं चाहिए आपको। तो वैसे भी आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ नेवर आएगा। तो समटाइम्स ऐसा थोड़ी ना आपको कभी कभी उतरना चाहिए, या ऑफन, पर्याय या एवर या हमेशा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ नेवर से आप एडवर्ब को बहुत ही कॉमन सेंस से आपको यहाँ पता लग जाती है। ठीक है, आंसर इज नंबर ए। इसके बाद है विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ एक एक्सप्रेशन दिया गया है आपको। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि कौन सा अलंकार है। तो ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ। ठीक है, तो कौन सी है इसमें है सिमिली। कौन सी है, सिमिली। तो सबसे पहले सिमिली होता क्या है, सिमिली होता है उपमा अलंकार। आपने अगर हिंदी में पढ़े हो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार क्या होते हैं, जब किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाती है। ठीक है, हिज ए फर्स्ट, जहाँ पे लाइक आ गया, यहाँ लाइक से हम समझेंगे कि ये सिमिली है, लाइक, एज। ठीक है, वो सिमिली होते हैं। तो उसकी जो पहली झलक है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह दिखता है, वो बिल्कुल एक फ़ोटो की तरह दिखता है। तो इस तरीके से तो फोटोग्राफ से की गई है किसी की, यानी कि किसी लड़के की यहाँ पे तुलना किसी पुरुष की। तो ये सिमिली यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद है 133, ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज depicting folk या पॉपुलर कल्चर एंड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज। एक सॉन्ग है जो एक स्टोरी को नरेट करते हुए शॉर्ट स्टेंजा में, यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ जो होते हैं ना, स्टेंजा कहते हैं, 3-4 लाइन का एक स्टेंजा होता है। वहाँ पे एक पॉपुलर कल्चर को, एक फोक डांस को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ओरली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यहाँ पे ए बैलेड। क्या कहा जाता है, बैलेड। और बैलेड क्या होते हैं, बैलेड होती हैं लोक गाथाएँ। ठीक है, लोक गाथाएँ। तो ये एक गीत के द्वारा प्रेजेंट की जाती हैं, और ये आपके यहाँ पे दे रखी होंगी एनसीईआरटी में, इंग्लिश की जो 6 to 8 थे, इसलिए यहाँ ये पूछा गया है सवाल। इसके बाद है 134 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैचिंग वाला है आपका। तो ये कुछ ईडियम्स दे रखे हैं, ईडियम्स फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए, जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, और फिर उनकी मीनिंग आप बताएंगे क्या है। एट द फिंगर टिप्स, टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, टू निप समथिंग इन द बर्ड,
टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। इनके मतलब क्या क्या हैं ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट द फिंगर टिप्स। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये होगा टू नो थोरोली। फिंगर टिप्स कहते हैं मेरी फिंगर टिप पे है ये वाली चीज़, तो मेरी उंगलियों पे है, मुझे सारी चीज़ पता है, यानी कि बहुत गहराई से सारी चीज़ों के बारे में जान कर लेना। तो ए का हो जाएगा नंबर 3। अब बात करेंगे बी की, टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। इसका मतलब है पूरे संसार में मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई। ठीक है, तूफान मचा दिया संसार में। इसका आंसर है टू हैव अ ग्रेट एंड रैपिड सक्सेस। बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाना, जल्दी से ग्रोथ मिल जाना, तो ये है 4th। इसके बाद टू निप समथिंग इन द वर्ल्ड। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा टू डिस्ट्रॉय और स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। यानी कि कुछ बहुत जैसे ये ना, ये टू निप द समथिंग इन द वर्ड, कली में ही कुछ हो जाना, यानी कि कुछ चीज़ों को डेवलपमेंट के बहुत ही जल्दी के स्टेज में ही नाश कर देना उनका, या किसी चीज़ को रोक देना। इसके बाद है टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। ठीक है, तो इसका मतलब है इस सडन एंड वंडरफुल चेंज, जैसे किसी में चेंज आ गया। तो ये होते हैं इसके आंसर। इसके बाद है 135, दैट इज सर्टेन वर्ड्स गो टुगेदर सच वर्ड फ्रेंड्स आर कॉल्ड। कुछ वर्ड्स हैं गो टुगेदर, जैसे कि वर्ड फ्रेंड्स, इनको क्या कहते हैं? जो वर्ड फ्रेंड्स होते हैं इनको कहा जाता है यहाँ पे कॉलोकेशंस। क्या कहा जाता है? कॉलोकेशंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब या टेंस फॉर्म टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे आपको वर्ब या जो भी टेंस है यहाँ फिल करना है ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए जिसका कोई मीनिंग निकल सके। तो आई रीच द मार्केट व्हेन मोस्ट ऑफ शॉप्स। मैं मार्केट पहुँचा जब ज़्यादातर शॉप क्या हो गई? हैज़ क्लोज्ड आएगा इसमें, या क्लोज्ड आएगा, या हैड क्लोज्ड आएगा, या हैज़ बीन क्लोज्ड आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? हैड क्लोज्ड। मैं मार्केट पहुंचा जब तब तक सारी जो शॉप्स हैं वो मोस्टली क्लोज हो चुकी थी। आंसर इज हैड क्लोज्ड। ठीक है, इसके बाद है सेलेक्ट द ऑप्शन विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड इन द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहाँ डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड दे रखे हैं यहाँ पे इन द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि आपको इन चारों में से एक ऐसा कॉन्सोनेंट बताना है। यहाँ पे अंडरलाइंड मुझे नहीं पता यहाँ क्यों लिख रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अंडरलाइन है नहीं। तो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड आपको बताना है। तो शाइन है, फिश है, एशेज है और पिक्चर है। तो इसमें क्या है? डिफरेंट जो कॉन्सोनेंट साउंड वो पिक्चर में बन रहे हैं, ये पिक्चर। ठीक है, एशेज और शाइन और फिश इनके नहीं है। अब यहाँ या तो कोई जो है आपका सेंटेंस छूटा हुआ है, तो अभी जो इसका आंसर है बस वही आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद है 138, मैच द फॉलोइंग एज टू मेक द एक्सप्रेशंस मीनिंगफुल। यहाँ पे आपको मैच करने हैं वही जो एक्सप्रेशन है सेव। तो सेव फॉर ए रेनी डे होगा, या बिफोर द हॉर्स होगा, वाइल द सनशाइन्स होगा, या ओवर स्प्लिट मिल्क होगा। बताइए सेव किस में आएगा, कौन से एक्सप्रेशन में? या डोंट क्राई, ओवर स्प्लिट मिल्क आएगा, या वाइल द सनशाइन्स आएगा, बिफोर द हॉर्स, या फॉर ए रेनी डे। बताओ क्या आएगा? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है सेव फॉर ए रेनी डे। ठीक है, रेनी डे का मतलब जैसे ऐसे कहते हैं ना, बारिश के दिनों के लिए बचा के रखो। बारिश में लोग बाहर नहीं निकल पाते, यानी कि जब आप पे थोड़ा दिक्कत आए तो उसके लिए आप सेविंग करके रखो, इस तरीके से ही है। इसके बाद है डोंट क्राई, डोंट क्राई बिफोर द हॉर्स। ठीक है, रो मत किसके सामने? जो आपको समझे नहीं उस टाइप से हॉर्स के सामने। सी, इसके बाद है मेक हे वाइल द सन साइंस, और इसके बाद डोंट पुट द कार्ट ओवर स्प्लिट मिल्क। तो ये क्या है? ये आपके मुहावरे हैं और इनका अर्थ आप एक बार देखिए। इनकी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, थोड़ा बहुत काम आप भी कीजिए। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको मैच करना है एडजेक्टिव्स को सेंटेंस के साथ कि कौन सा एडजेक्टिव्स आएगा इस सेंटेंस में। तो ये है द बिगेस्ट, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या होगा? बताइए क्या आना चाहिए इसमें? ये है ऑस्ट्रेलिया इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में। तो आंसर आ जाएगा नंबर 2 बिगेस्ट का। इसके बाद है नंबर बी फ्यूअर। तो फ्यूअर है शी मेक्स मिस्टेक्स देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। फ्यू ईयर का मतलब है किसी दूसरे से कंपेयर करना। तो यहाँ देखिए देन आ रहा है, देन तभी तो आता है ना जब कंपैरेटिव सेंटेंस होता है, दूसरे से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा एल्डेस्ट किस में आएगा? ऑफ
3 sons, रमेश इज द एल्डेस्ट। ऐसे ही तो आता है ना, भाइयों में वो सबसे बड़ा है। मोर इंटरेस्टिंग, रीडिंग स्टोरीज इज मोर इज इंटरेस्टिंग देन वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ पे आ गया, बहुत सिंपल तरीके से निकल गए, आंसर इज नंबर ए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 140, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट। एक एलिफेंट को टीच करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या होती है? द सिग्नल टू वॉक, द सिग्नल टू सिट डाउन, द मास्टर कॉल, द सिग्नल टू मेक हिम क्वाइट। बताइए क्या होती है सबसे ज़्यादा? ये होती है द मास्टर कॉल। ठीक है, मास्टर कॉल, जब वो उसका मालिक उसको पुकारता है। यहाँ कुक है, डिफरेंट वॉवल साउंड किस में आ रहा है? कुक, गुड, वुड। आपको लग नहीं रहा कि फूड, फूड में फूड नहीं है, फूड है, बाकी सब में गुड या वुड नहीं है, गुड, वुड और कुक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नंबर बी, फूड। ठीक है, फूड में डिफरेंट वॉवल साउंड है, बड़े ऊ की मात्रा वाली है। ठीक है, ये वाली। इसके बाद है 143, द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट सुटेबल एग्जाम्पलीफाई। तो ये कुछ अंडरलाइन वर्ड दे रखे हैं, ये अर्थ और हार्थ। तो ये क्या बताते हैं? क्या है ये? अर्थ, हार्थ क्या है ये बताओ? बहुत इजी है, आपने बचपन से पढ़े होंगे ये हैं आपके यहाँ पे, क्या है ये यहाँ पे हैं ये राइमिंग वर्ड्स। क्या है? राइमिंग वर्ड्स। अर्थ, हार्थ राइमिंग वर्ड है ना। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, जो रोमांटिक रिवाइवल है वो किससे एसोसिएटेड है? तो इसमें कि जो रोमांटिक रिवाइवल है, यानी कि जो रोमांटिक, एक तरीके से रिवाइवल का मतलब वो जो युद्ध हुआ था, वो क्रांति हुई थी, वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो है आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किससे है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसके बाद है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। तो ये है एक अंडरलाइन वर्ड, एवरी टिंकल्स ऑन द शिंगल्स। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन लाइन में, ये क्या इलिस्ट्रेट करती हैं, क्या बताती हैं? तो ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं ओनोमाटोपोइया। क्या बताती हैं? ओनोमाटोपोइया। अब क्या होते हैं ओनोमाटोपोइया? एक बार गूगल कीजिए, चलिए पढ़िए, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और अगर मैं पढ़ाऊंगी ना तो याद रखिएगा 5 मिनट में, अगर रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओगे, लेकिन खुद से पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे। तो चलें, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विदाउट ए प्रीफिक्स। यहाँ ऐसा वर्ड बताना है जो प्रीफिक्स के बिना है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले, जिसमें जैसे एन लग रही है सब में, ई एन वाला, लेकिन ऐसा है कि अगर ई एन हटा दे तो उसका मतलब ही नहीं रह जाता। तो ऐसा शब्द कौन सा है? यहाँ बहुत आसान है, बहुत आराम से आप पता लग पा रहे होंगे। एनर्जी। एनर्जी एक वर्ड नहीं है। देखिए ई एन हटा दो, क्या एनर्जी का कोई मतलब बैठता है? नहीं ना। लेकिन यहाँ देखो एन हटा दो, डेंजर भी है, एन हटा दो, करेज भी है, एन हटा दो, क्लोज भी है। तो प्रीफिक्स होता है जो किसी ऑलरेडी बने हुए वर्ड में लगता है। ठीक है, जो आपके उपसर्ग है ये। ठीक है, इसके बाद है द 100 ड्रेसेज इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ। जो 100 ड्रेसेज है वो किसका सेंसिटिव अकाउंट है, किसके बारे में है, क्या है वो? तो ये है आपका हाउ ए पॉलिश इमिग्रेंट यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट एंड टीचर्स। कि कैसे एक पॉलिश जो इमिग्रेंट यंग गर्ल है, यानी कि जो आई हुई एक बेचारी छोटी सी लड़की, अपने क्लासमेट और टीचर्स उसको कैसे देखते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी कहानी है 100 गर्ल्स। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। 148 है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक ये। हाँ जी। ए सिचुएशन इन विच वॉट हैपन्स इन द अपोजिट ऑफ वॉट वन एक्सपेक्ट और वॉट इज सेड इज नॉट वॉट इज एग्जैक्टली मीन्ड इज। एक सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, वॉट हैपन्स इन द अपोजिट ऑफ वॉट वन एक्सपेक्ट, कि जो कुछ एक्सपेक्ट जो करता है वो उसके अपोजिट होता है, और वॉट इज सैड इज नॉट वॉट इज एग्जैक्टली, और जो कुछ कहा जाता है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि उसकी मीनिंग है। उसको क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है आपके, अरे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया ये वाला, चलिए कोई नहीं, पहले 149 कर लेते हैं। उसको कहा जाता है आयरनी। ठीक है, क्या कहा जाता है? आयरनी। चूज़ द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ एक वर्ड आपको देखना है। अच्छा, ये यहाँ पे अंडरलाइन लेटर ये वाले हैं, इनफ, टफ, रफ और डव। तो कौन सा डिफरेंट है बताइए? 148 तो कौन सा है? डो। डो को डफ नहीं कहते, डो कहते हैं। डो, आटा गूंथना जो होता है ना, डो। ठीक है। देन द वर्ड ओपनड इट्स विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू। तब वर्ड ने अपने पंख फैलाए, खोले और उड़ गई आसमान में। ब्लू का मतलब, तो ब्लू का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ ब्लू का मतलब है स्काई। आंसर हो जाते हैं हमारे पूरे। तो 150 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक ही दिन में देख डालो, 60 क्वेश्चन की तैयारी कर लो एक दिन में अच्छे तरीके से, बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको फिर से वही 60 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, देखना आपको रियली एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैम बिल्कुल ऐसे एग्जाम आए थे जैसा आपने मुझे समझाया। जितना मेरे से पॉसिबल हो सक रहा है मैं उतना ज़्यादा आपको समझा रही हूँ। बाकी अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो देखिए अब बहुत
बहुत टाइम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो कुछ चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं। तो वो आप एक बार खुद से देखिए, जो मैंने कहा है एक बार होमवर्क के लिए आपको गूगल वगैरह करने के लिए, रियली आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी, और पता है सारा आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, मैं खुद रिकमेंड करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे तरीके से सब लोग पढ़ाते हैं, PDF से, वीडियो के थ्रू, लेकिन वो दिमाग में बहुत देर तक नहीं ठहरते। भाई वो ठहरेगा वही, काम वही आएगा जिसको हम वैसे ही कर रहे हैं जैसा हमें आगे यूज़ होना है। तो चलिए, अगर कभी ऑनलाइन एग्जाम आया HTET का, तो हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल PDF बनाकर, ठीक है, अभी इस तरीके से ही, सिंपल तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू।